Okay, so if you have an NVIDIA supported GPU, this you don't need to do anything else. Directly जो है ना क्या कहते हैं अपने GPU के साथ आप उस पर काम कर सकते हैं. CUDA की सपोर्ट आप के साथ इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है ना. लेकिन एक अगर आपके पास लैपटॉप में नहीं है तो देन इन दैट केस यू नीड टू गो एंड लॉग इन टू अ मशीन जहाँ पे आपके पास हो. गेमिंग लैपटॉप्स में अक्सर होता है, ठीक है. गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो आई मीन इट विल बी देन डिफिकल्ट. तो है किसी के साथ गेमिंग जीपीयू है किसी के साथ? घर में है, उधर भी काम कर जाएगा. विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रॉबली आपने देखना होगा कि आपने विंडोज़ के ऊपर CUDA को कैसे इंस्टॉल करना होगा. अगर आपने NVIDIA के ड्राइवर्स को बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किया होगा मोस्ट लाइकली, तो उस केस में फिर इट शुड वर्क. ओके, वो देख लें उस चीज़ को. बाकी आपने अपने कंपाइलर को कॉन्फ़िगर करना होता है. हम नॉन क्या कहते हैं नॉन मतलब हम वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस मशीन. लेट मी चेक NVCC है, हाँ है. सो वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम मशीन जिसके ऊपर आपने हडूप और स्पार्क पे काम किया था, जो आप रिमोट लॉगिन कर रहे थे. तो आपकी यूज़र नेम, पासवर्ड, IP एड्रेसेस वो तो आपके पास है. जस्ट लॉग इन ओवर देयर और जिस तरीके से फिर आपने काम करना है तो आप उसमें काम कर सकते हैं. आई हैव प्लेस्ड समथिंग लाइक दिस जो कि काइंड ऑफ शायद कुछ चीज़ें आप कर भी चुके हों. मिसाल के तौर पे अगर आपने उस मशीन के लॉगिन करना है तो आई वुड स्टार्ट विद अ कोड लाइक दिस. Okay, you simply do a copy paste vim hello.cu. let me just check, ये डिलीट कर लेते हैं. rm hello.cu, vim hello.cu. ठीक है, ये मेरा कोड आ गया. एंड लेट मी ट्राई टू कंपाइल इट. नो इश्यूज. I ran it. Hello World का प्रोग्राम आपके पास रहा. So I think as far as the ecosystem is concerned, everything is fine. You can then skip getting used to the environment. Shell के साथ मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है. कुछ एक ये इंटरेस्टिंग सा आपके पास टूल है Tmux. Tmux का नाम सुना है? Tmux is kind of like two displays at the same time. बजाय कि आप एक विंडो भी खोलें और दूसरा विंडो भी खोलें, आपके पास एक विंडो के अंदर दो विंडोज़ आ जाते हैं. टाइलिंग का बिहेवियर आपके पास आ जाता है. तो मिसाल के तौर पे ये आपका एडिटर का टाइल होगा, ये आपका कमांड का टाइल होगा. तो इधर कोड एडिट करें और इधर राइट साइड के ऊपर आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं. रिमोट मशीन्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है. आज जो हम करना चाहते हैं, स्क्रीन तो ऑफ कोर्स आपने देख लिया है. यू नो व्हाट स्क्रीन इज़, राइट. स्क्रीन हडूप के टास्क में मैंने आप लोगों को बताया था. तो ये थोड़ी बहुत स्क्रीन की ट्यूटोरियल आपके पास यहाँ पे के बना. सो एनीवेज टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ट्राई एंड प्ले विद GPU इंडेक्सेस. द बेस कोड इवन फॉर योर एग्जाम विल अपीयर लाइक दिस. बेस कोड आपको गिवन होगा. आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस कोड. मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ तक होस्ट की बात होती है तो होस्ट का कोड यूजुअली चेंज नहीं होता. यही चीज़ें आपके पास होती हैं. लेट मी कॉपी इट, Ctrl+C. इधर में आ गया. इसी कोड को हम एडिट कर लेते हैं एंड आई पेस्ट इट हियर. पेस्ट. अ वॉक थ्रू. सो यू कैन नोटिस ओवर हियर दैट दिस इज दैट पोर्शन. ठीक है. स्टेप 1, you copy the data. Then the second portion would be execute. ठीक है, इधर आपने जाके कुछ कोड लिखना होगा. And then the last step would be step 3, copy back. ठीक है, और जब ये कॉपी बैक हो जाए तो उसके बेसिक के ऊपर आपने जाके इस कोड को रन करना है. And the thing to change would be this position 2. ठीक है, ये position 2 और एक यहाँ पे आपके पास
पोजीशन 1, यू नीड टू राइट योर कोड ओवर हेयर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मैं यूजुअली एग्जाम में भी आपको आई मीन इसकी लेफ्ट राइट पोजीशनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये कि वो कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप 1 2 3 तीनों की तीनों कर रहे हैं या आप 1 को स्किप कर रहे हैं, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे आपको थोड़ा बहुत उसका अंदाज़ा हो जाता है। आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द कोड इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट डिफिकल्ट 1 2 3 का। Then the questions which can come to you are something like this. In replacement of position 1 and position 2, you need to provide stuff like this. So for instance, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे position 2 के ऊपर ये कोड रन होना है, तो this is my position 2, ठीक है, and this is my position 1, उसमें सिंपल कॉपी पेस्ट ही काम चलाएं, ठीक है, and that's it. When you try to run your code, I'll go to the shell nvcc hello.cu. It should compile, and when you run your code you see this. Okay, let me try to figure this out. This is a driver issue. Okay, I'm sorry. It runs, but it is not doing anything. Okay. जी नहीं, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा। बाकी एक मिनट, लेट मी टेस्ट दिस आउट आल्सो। अरे 0 के ऊपर आप ये करें। यस, इट्स अ ड्राइवर इशू। दिस हैपेंड बिफोर, ये नया सिस्टम है उस पर आ गया। So I'll just then write the code, I'll get it fixed. This is a driver issue, so I may not be able to show to you how it appears live. आप जब खुद ही करेंगे तो उस वक्त ये रिजॉल्व हो चुका होगा, बट मैं कोड कम अज़ कम आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हाँ, एक और मशीन ट्राई कर लेते हैं। लेट मी ट्राई दैट मशीन, मे बी वहाँ पे हो। Let me try here. This is another machine which we have. Vim hello.cu. मेरे ख्याल में मैं इसको चला चुका हूँ, बट आई जस्ट डू इट अगेन। एक मिनट, इसी को लाइव करते हैं। undo nvcc hello.cu. अच्छा, okay, we'll check this code out.
सेम ड्राइवर इशू हेयर आल्सो, दोनों मशीन पे अफेक्ट हुआ है. सो आई जस्ट वर्क विद द कोड, कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख लें. नाउ the questions which you may come up to you could be something like this. So for instance, अगर आप इस कोड को पोजीशन 2 और पोजीशन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाएं, the output which will appear in front of you is this. It's very important to understand why you see this code like this, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके पास इस पोजीशनिंग के साथ है और आपके पास उसका ताल्लुक इस सीक्वेंस के साथ है. And you are then going to come up with innovative ways of engineering stuff. So remember we used a formula. You don't see that formula here. वो formula हर जगह पे आपके पास अप्लाई नहीं होता. अच्छा, अब पहले इधर देख लें, n की वैल्यू क्या है? 16 ना? You can see that over here, n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 16 आ गई है. And by this it really means आपके पास कितने ब्लॉक्स होंगे? 16. और कितने थ्रेड्स होंगे? 1. So that means physically you are going to have 16 blocks. एंड फिर वो जो नंबरिंग की जो सीक्वेंस आपके पास जो याद आ रहा है, तो दैट मीन्स आपके पास नंबरिंग की सीक्वेंस तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ब्लॉक आईडी x.x के अंदर होगा. ठीक है, तो उसके हवाले से आपके पास ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस आपके पास 0 to 15 होगा, ये भी 0 to 15 होगा. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द सीक्वेंस विच कम आउट इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस 1D अरे विच इज द 15 वैल्यूज. ओके, तो आपके पास दो जगहों पे फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, एक ये जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और एक आपके पास ये जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. वी आर गोइंग टू सी अ फ्यू केसेस ऑफ हाउ दिस कुड बी डिफरेंट. ओके, सो फॉर इंस्टेंस the first question is this: what will happen if we do this? What has changed? थ्रेड आईडीज कहाँ से स्टार्ट होंगी? थ्रेड आईडीज आपके पास अगर इधर 1 गिवन है तो एक थ्रेड लॉन्च हो रहा है ना, तो दैट मीन्स एक थ्रेड लॉन्च होने का मतलब है कि उसकी आईडी क्या होगी? 0. So if you notice, the only difference between this question and this sample over here is कि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास चेंज हो चुका है. यहाँ पे आपके पास ब्लॉक आईडी x है और यहाँ पे आपके पास थ्रेड आईडी x है. You need to think about this of what number is going to come, and चूँकि 1 है तो मेरे लिए आसान होगा कि अब अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूँ तो मेरे पास ऑल जीरोस का एक सीक्वेंस मेरे पास आएगा. आई होप यू कैन विजुअलाइज दैट. ओके, यानी जिस तरीके से हमें अभी जीरोज आ रहा है, लेकिन वो मेरे वाले जीरोस तो एरर की वजह से है, लेकिन ये कि आपके पास एक्चुअल जीरो की वैल्यूज आपके पास कंस्ट्रक्ट होके आ जाएंगी. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दीज टू? So आउटपुट तो सेम आएगा ना, लेकिन एग्जीक्यूशन सेम नहीं है, आउटपुट सेम होगा. ओके, आगे जाके कुछ सैंपल आएंगे लेकिन ये वो इजी वाले प्रॉब्लम है. क्वेश्चन 3 में अगर आप जाएं तो इस केस में I have tried to mix them up. Okay, एक्चुअली क्वेश्चन 2 का आपने गलत जवाब दिया है. सॉरी, मैंने उस टाइम यस किया था, मैं आपको गलत करवा रहा हूँ इसको देख के. ओके, मेरे ख्याल में 1-2 कैसे करते हैं इस पर रिकॉर्डिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, आई ट्राई इट हियर.
How many threads are running? 16. One block, 16 threads. So block ID तो सारों के साथ आपके पास 0 ही होगा क्योंकि एक ही ब्लॉक है, लेकिन थ्रेड आईडीज जो आपके पास आएंगे दैट इज गोइंग टू अपीयर एज 0 1 2 3 ऑल द वे टिल 15. ओके, अब इधर कोड को देख लें. आपके पास यहाँ पे इस अरे की जो पोजीशंस हैं जिसके ऊपर आपने कुछ राइट करना है, यानी कहाँ पे राइट करना है, वो 16 लोकेशंस हैं. दैट मीन्स आपके पास इन तमाम के तमाम लोकेशंस पे आपने जाके कुछ चीज़ राइट करनी है. नथिंग इज बीइंग लेफ्ट आउट. ओके, उनके ऊपर क्या चीज़ आप राइट कर रहे हैं? थ्रेड आई डी एक्स. तो मेरे थ्रेड आई डी की वैल्यूज़ तो हैं ही 0 to 15, तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे जो फाइनल अरे है, अरे उसकी थ्रेड आई डी के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो वही वैल्यूज़ होंगी जो उसकी आईडी की हैं और कुछ नहीं है. तो उस हवाले से आपके पास ज़ीरोज़ नहीं आएगा, उसके हवाले से आपके पास 0 to लेके 15 की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे आएंगी. अच्छा, इधर आप इस सीक्वेंस को ज़रा देख लें. दिस वन, नाउ यू हैव 16 थ्रेड्स एंड राइटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है? हर जगह पे. ठीक है, क्या राइट हो रहा है? जीरोस. इस क्वेश्चन में सारे के सारे जीरोस आपके पास आएंगे. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. वो विजुअलाइजेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर आगे जाके हम इसको ज़रा स्किप करते हैं थोड़ी बहुत. ओके, नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. इधर जरा पहले 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 सोचते हैं आपने कितने थ्रेड्स लॉन्च हो रहे हैं? 8. अब बाकी कोड को मत जाएं. आपके पास अगर 8 थ्रेड्स लॉन्च हो रहे हैं तो एक ब्लॉक के अंदर 4 5 6 7 ये थ्रेड्स आपके पास लॉन्च हो रहे हैं. ओके, एक ब्लॉक 8 थ्रेड्स. अब उसमें आपके पास ओरिजिनल अरे की साइज क्या है? 16. ये भी इंपॉर्टेंट है. अरे तो अभी भी वो 16 की है ना, लेकिन 16 में हम जाके 8 पोजीशंस के ऊपर हम जाके कुछ करने वाले हैं. वो पोजीशंस कौन से वाले हैं? वो पोजीशंस आपके पास अरे थ्रेड आईडी x.x ये वाले पोजीशंस हैं. दैट मीन्स इवन दो देयर आर अदर पोजीशंस इन टर्म्स ऑफ द लोकेशंस, मेरे पास जो अरे का जो काम हो रहा है वो एक ये है. ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं हो रहा. I have an array of size 15. उनमें से काम सिर्फ और सिर्फ इन थ्रेड्स के ऊपर आपके पास हो रहा है, यानी क्योंकि आपने 8 थ्रेड्स लॉन्च किए हैं. अब इधर आप आए, उनके ऊपर क्या आपके पास असाइनमेंट हो रही है? थ्रेड आईडी x.x. दैट मीन्स कि वो वैल्यूज़ अगर आपके पास पड़े होंगे तो वो ये वाली वैल्यूज़ होंगे. आपको डिस्प्ले में 0 1 2 3 4 5 6 7 फॉलोड बाय 7 zeros. आई होप यू कैन विजुअलाइज कि ये जब आप वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो आपका आधा अरे पे काम हो चुका है और आधे अरे पे काम नहीं हो चुका, क्योंकि डिस्प्ले तो उसने सारों का ही करना है. 1 2 3 4 5 6 7. अभी भी करता है मेरा ख्याल है. Okay, so far so good. What will happen here? You can see a little bit complication. कितने थ्रेड्स हैं? 8. नो चेंज. अब पहले आपने वो पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है. इसके बारे में सोचें, ये कौन सी पोजीशंस आइडेंटिफाई हो रही हैं? ये है थ्रेड आईडी x प्लस ब्लॉक डायमेंशंस. नाउ आई नीड टू प्लग इन द वैल्यूज. ये अपनी जुबानी नहीं करना, ये अपने साथ अपने टेबल में आपने जाके मेंशन करना है. ओके, यू आर सीइंग द वैल्यूज ऑफ थ्रेड आईडी एंड ब्लॉक डायमेंशंस.
तो जाएं अपने साथ रफ वर्क में आप जाएं और उधर आप करें कि मेरे पास वो जो 8 थ्रेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, थ्रेड id x.x, तो इस पे तो कोई इख्तिलाफ आपको नहीं है ना? बाय द वे एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे 7 थ्रेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे ब्लॉक id x.x के अंदर क्या होगा? बाय द वे इधर तो खैर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। मेरे पास यहाँ पे एक ये वाली वैल्यू है, थ्रेड id x.x। आई मैंशन दैट मेरे पास थ्रेड id x.x की वैल्यूज़ मेरे पास ये पोजीशंस आ चुकी हैं। दूसरी जो मेरे पास वैल्यू इस्तेमाल हुई है वो है ब्लॉक डायमेंशंस इन x। व्हाट इज दिस वैल्यू? हाँ, ब्लॉक की साइज क्या है? ब्लॉक एक है, लेकिन उस एक का साइज क्या है? 8। एक ब्लॉक के अंदर आपके पास 8 थ्रेड्स हैं, तो दैट मीन्स वो एक का साइज आपके पास 8 आ चुका है। तो लिहाजा मेरे पास अगर मैं यहाँ पे विजुलाइज करूँ ब्लॉक डायमेंशंस ऑन x, व्हाट इज दैट? 8 8 8 8 8 8 8 एंड 8। ओके, नाउ यू कैन नोटिस कि ये किस्म का ऑफसेट के तौर पे काम कर रहा है। तो अब इसके पोजीशंस आप जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई की, ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी? ये दो वैल्यूज का मतलब है कि आपके पास बजाय कि ये येलो आपके पास आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, और एक्चुअली लास्ट वाले आपने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर दी थ्रेड्स विच हैव बीन, है वही 8 थ्रेड्स, लेकिन अब आप नोट करें कि 8 थ्रेड्स तो है ना, वो काम कहाँ पे कर रहे हैं? काम आप उनको हिला सकते हैं, इधर जाओ उधर जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, सब कुछ आप उसमें उनकी पोजिशनिंग वाइज आप उनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड फॉलोड बाय दैट, व्हाट आर यू राइटिंग ओवर देयर? थ्रेड id x.x। दैट मीन्स वो जो वैल्यूज आपके पास ये वाले हैं, ये वाले वैल्यूज, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट कॉपी दी नंबर्स, और इधर आपके पास सारे के सारे जीरोस आपके पास आ जाएंगे। दिस वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सी दैट ये थ्रेड्स की विजुअलाइजेशन आपके पास हो रही है, लेफ्ट राइट आपके पास जा रही है। ओके, आगे जाते हैं। यू नीड मोर मेंटल पजल्स लाइक दिस। तो ये हो चुका है ना 7। अब उसके बाद इधर जाते हैं। नेचुरली यू कैन सी दैट विल बिकम हार्डर एंड हार्डर। अच्छा, इधर देख लें किस चीज़ के ऊपर पहले कंसंट्रेट करें। पहले देखें कि भी क्या लॉन्च हो रहा है। 8 ब्लॉक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास यहाँ पे जो है ना ब्लॉक आईडीज़ में आप यहाँ पे देख लें कि भी मेरे पास ब्लॉक आईडी x.x है। यू नीड टू थिंक ऑफ दीज वेरिएबल्स अलोन। तो मेरे पास प्रॉबेबली ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ब्लॉक आईडी x.x, क्योंकि मेरे पास अब वो 8 के 8 मेरे पास ये वैल्यूज़ मेरे पास पड़ी होंगी। दूसरी जो चीज़ आपके पास आ रही है वह है ग्रिड डायमेंशंस इन x। डू यू रिकॉल व्हाट द ग्रिड डायमेंशन इज? ब्लॉक साइज तो एक ब्लॉक का साइज आपको बताता है, ये आपको बताता है कि कितने ब्लॉक्स हैं, यानी एक वो थ्रेड्स की क्या साइज है और एक आपको ग्रिड की साइज बता रहा है। तो मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं? 8। ग्रिड डायमेंशन अलग x क्या होगा? 8 ही होगा, ठीक है। तो इन दैट केस इट्स काइंड ऑफ लाइक द सेम वैल्यूज बट वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए। अब मेरे पास यहाँ पे ग्रिड डायमेंशंस ऑन x आ गया। ओके, ये सारे के सारे वैल्यूज ये जो दोनों के दोनों हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? ये वही आपके पास आ गई ब्लॉक आईडी x.x प्लस ग्रिड डायमेंशन x। तो पोजीशन वाइज मैं उन्हीं पोजीशंस को अभी भी मेरे पास आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ओके, नोटिस दैट द कोड हैज जस्ट माइग्रेटेड फ्रॉम ब्लॉक डायमेंशन x plus thread id x.x to something totally different, grid dimensions plus block
id x डॉट एक्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि आप यहाँ पे क्या सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ना 1n/2 था और यहाँ पे आपके पास जो है n/2 1, यानी इट्स लिंक्ड। आंसर दोनों का एक ही आ रहा है, लेकिन लिंक ये है कि आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इफ़ दिस इज़ अननोन और मैं आपको कहूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, यू नीड टू टेल अस हाउ इज दिस बीइंग लॉन्च्ड। दोनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे तो तब जाके आप उसकी विजुअलाइजेशन उसके तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे मैं इधर एक कुछ और काम कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या वहाँ पे प्लेस हो रही है, ब्लॉक आई डी एक्स डॉट एक्स प्लस 1 क्या होगा, आप इधर आए, you already know the block id x dot x values. It's 0 to 7. With plus 1 it is now going to be 1 to 8. 1 to 8. So that means if you just do a multiplication, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 एंड लास्ट वन 8 इस तरीके से आ जाएगा। ओके, क्लियर? कितने रहते हैं चाहिए ग्रिड डायमेंशन? हाँ, तो ग्रिड डायमेंशन आपके पास कितने थ्रेड्स आपको चाहिए? 16। देयर आर एक्चुअली मल्टीपल वेज टू डू इट, ओके, एंड आई एम गोइंग टू डू देम बिकॉज ये अब आपके पास एक डिफिकल्ट केस आ रहे हैं जिसमें आप एक सोचेंगे ऑप्शंस के तौर के ऊपर। इससे पहले वाले आसान थे। इफ़ यू आर गोइंग टू लॉन्च, इफ़ यू डिसाइड कि मैंने 16 लॉन्च करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे करेंगे 16 1। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। अब इधर आपके पास क्या होना चाहिए? यस, मैं लगाऊंगा, मैं लगाता हूँ। अब वो इफ कंडीशन आप लगाएंगे कैसे? करेक्ट, इफ इवन, तो इवन के लिए आपके पास ये कोड आ जाएगा, अरे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ओके, और एल्स अरे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ये कंडीशन के बारे में आप सोच सकते हैं, ये इवन मेरे पास कैसे आएगा? ब्लॉक आई डी एक्स डॉट एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो इवन आ गया। सो फार सो गुड। अब मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है? ब्लॉक आई डी एक्स डॉट एक्स एंड ब्लॉक आई डी एक्स डॉट एक्स, ओके, and what should be the value over here? even पे, अच्छा ये हम odd पे काम कर रहे हैं, ये 0 आ गया, बिल्कुल यू आर राइट। और odd पे हमारे पास क्या आएगा? ये वाली आएगी। सोच लें, ब्लॉक आई डी एक्स की वैल्यू ये ठीक है, सही है। ब्लॉक आईडी क्या होगी, मतलब आप इस पोजीशन को देख लें, ये वाली 1 1 1 पे ब्लॉक आईडी क्या है? 0। तो जाहिर बात है मुझे 0 + 1 करना होगा। 0 + 1 यानी ब्लॉक आईडी + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। नाउ ये वाला है ना, तो पोजीशन 0 के ऊपर, हाँ मेरे ख्याल में आपकी बात सही है, ये उल्टा हो गया। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने वो नोट कर दिया है, ओके। अब ये आंसर तो आपने दे दिया है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं क्योंकि ये आंसर ठीक नहीं है। आंसर वैसे बाय द वे इसका आंसर सेम आएगा। अब अगर मैं आपसे आउटपुट का पूछता हूं एग्जैक्टली कि भी मुझे ये आउटपुट बना के दो, ठीक है ना, तो आप मुझे ये कोड लिख के देंगे और फिर आप मेरे साथ आर्ग्यू भी करेंगे कि सर आंसर तो सही आ रहा है,
फिर उसके बाद फिर मैं एक क्योंकि जो जिस चीज़ को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ ना वो कुछ और है. आई नीड यू टू डू दिस इन वन लाइन, नॉट इफ एल्स वगैरह वगैरह. और इसकी मैं रीज़न बताता हूँ. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया. और ये कूडा प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी गलती ये है कि आप वहाँ पे इफ एल्स वहाँ पे डालते हैं. फॉर कूडा प्रोग्रामिंग इफ एल्स कर सकते हैं, बट इफ एल्स इज एन एक्सट्रीमली बैड प्रैक्टिस इन कूडा प्रोग्राम्स. आप सोचें एक हवाले से, ये मशीन लर्निंग वाले जो इतने एल्गोरिथम्स आपने मेरे दूसरे कोर्स में किए हैं, सारे फिक्स फार्मूलाज हैं. कोई भी न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर अपने आर्किटेक्चर में इफ एल्स को डालता नहीं है. आपने इतनी चीज़ें वहाँ पे देखी होंगी. एवरीथिंग इज डन मैथमेटिकली इन वन गो. नो इफ एल्स इज ओवर देयर. उसकी रीजंस हैं. इफ एल्स एल्गोरिथम बनाने के लिए आपके पास उसका एक क्रूशल आपके पास कंपोनेंट आता है. अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसको ज़रा समझे कि ये क्यों आंसर सही देगा, लेकिन जिस तरीके से आपने सही आंसर दिया है वो गलत है. दैट मीन्स देयर इज अ वेरी बिग पेनल्टी ओवर हेयर. उस पेनल्टी को ज़रा मैं आप लोगों को समझाता हूँ. ओके, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिजाइन्ड लाइक दिस. आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू यू अ विजुअलाइजेशन कि जिसके बेसिस के ऊपर ये आपको काफ़ी आसान हो जाएगा. आई एम सॉरी ये रिकॉर्डिंग में तो नहीं आएगा, बस आप उसकी एक तस्वीर निकाल लें. मैं वहाँ पे कोई प्लग इन प्ले करने की कोशिश कर दूंगा. फर्स्ट थिंग, कितने मेरे पास ब्लॉक्स हैं? 16. सो आई हैव 16 ब्लॉक्स. दैट मीन्स मैं यहाँ पे 4 ब्लॉक्स का एग्जाम्पल देता हूँ आपको. 1 2 3 एंड 4. ओके, फिजिकली आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं, मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे 4 कोर्स हैं. ठीक है, ये डायग्राम मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूँ. If this is my physical architecture of 4 microprocessors and 4 cores, और मैं उस तरीके से लॉन्च करता हूँ कि भी मेरे पास let's suppose 4,1 आ जाए, तो that would mean कि इनमें से एक स्लॉट आपके पास बिजी होगा. ठीक है, और बाकी आपके पास जो है ना फारिग पड़े होंगे. यू रिमेंबर दिस डिस्कशन, राइट? अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मैं इसका दूसरा एक्सट्रीम देख लूं, वो ये वाला है, तो उसके इसमें सारे के सारे आपके पास बिजी हो जाएंगे. ठीक है. नाउ द डिफिकल्टी इन दिस मैकेनिज्म इज दिस. जब आप कोई कोड में चलाते हैं समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास कोई इफ है और कोई आपके पास यहाँ पे एल्स है. इन टर्म्स ऑफ द हार्डवेयर, this decision of who is going to run what, ये थ्रेड है 0, ये थ्रेड है 1, ये थ्रेड है 2, ये है थ्रेड 3. 0 क्या चलाएगा, इसको या इसको? 1 क्या चलाएगा, इसको या इसको? 2 क्या चलाएगा, and so on and so forth. That is the difficulty, because we have something called a shared ALU, arithmetic and logic unit, and likewise there is a floating point unit that is shared. The usual architecture is this, कि इन microprocessors का अपना ALU होता है. So let's suppose मैं यहाँ पे इसको ALU 3 कहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ALU 2 करता हूँ. ये मेरे पास इन तमाम के तमाम का ALU 1 आ गया, और इन तमाम के तमाम का मेरे पास ALU 0 आ गया. So that means each set of microprocessors has a separate ALU, but it is also possible कि वो भी आपस में shared हो. There is nothing to prevent this कि भी आपके पास इन तमाम का, let's suppose ये नहीं है, और इन तमाम का ठीक है एक ALU हो, because that is an architecture level thing. Okay, so in that regards the difficulty lies over here. If let's suppose अगर हम
कि ये 4 थ्रेड्स लेते हैं, ठीक है, और वो ये कोड चला रहे हैं, और मैं यहाँ कहता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भी प्रिंट ए करो और ये आपके पास प्रिंट बी है। अब सोचें, ये डिसीजन है, लॉजिक का डिसीजन है, वो लॉजिक आर्गुमेंट यहाँ पे होगा, कोई ट्रुथ वैल्यू आपके पास आएगी, वो अगर आपके पास एलयू शेयर्ड है, ये वाला केस हो, तो वो एक आउटपुट आपको देगा। The arithmetic, the logic unit is not going to give you 4 separate values. It's going to give you one value. So अगर let's suppose ये पोजीशन 0, 1, 2, 3 है, और मैं कहता हूँ कि even वैल्यू को निकालो, if even, तो even का क्या मतलब होगा कि भाई ये ट्रू है, ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये चलेगा, ये चलेगा। बट वही लॉजिक यूनिट अगर ये ट्रू दे रहा है तो वो उसी एग्जीक्यूशन के दौरान, क्योंकि ये चीज पैरेलल में चल रही है, फॉल्स की वैल्यू नहीं आ सकती, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो चूंकि पैरेलल है तो उसने अगर एक बार ट्रू दे दिया है तो वो उसको फॉल्स कैसे कर सकता है। ओके, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस लाइक दिस। आपने टेक्निकली उसको कहा है कि भी मेरे पास एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 4 कोर्स हैं, आप उनको लॉन्च करें। आपने एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 4 के 4 पैरेलल में चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे वो इफ एल्स की जो आपने वर्किंग उसको प्रेजेंट करवा दी है, तो उसके बेसिस के ऊपर अगर ये वाला लॉजिक है तो उसके बेसिस के ऊपर वो पैरेलल नहीं चल सकता, क्योंकि द आउटपुट ऑफ दिस ट्रू and this false over here from a single ALU is shared है ना, shared ALU के बेसिस के ऊपर आपके पास ये चीज आएगी। अब अगर आपके पास ये आर्किटेक्चर है तो उसके केस में तो फिर आपके पास ये डिफिकल्टी आपके पास आ गई है। What would be the case if you let's suppose take the case of this architecture? अब आपके पास 4 ALUs हैं, अब सोचें अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ एज 4 थ्रेड, तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये सारे के सारे फायर हैं, ठीक है, मुझे एक चाहिए ना, चार ALUs हैं, 4 थ्रेड्स हैं, अब कैसे चलेगा, अब पैरेलल में चल जाएगा। कोड में कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, सब कुछ इस ALU के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली ये वाला पार्ट होता है आपके पास, ठीक है, यूजुअली मे बी 90-95% ऑफ द टाइम ये सेटअप है। तो अगर उस केस में मैं इसको 4-1 चलाऊं, 4-1, तो उसके केस में क्या होगा, ये मेरे पास ये कोड आउटपुट सही तरीके से चलेगा। बट अगर मैं अब इसको ये कर देता हूं, अब क्या होने वाला है, अब आपके पास ये 4 थ्रेड्स चलेंगे, ये ALUs तो फारे हो गए, तो अब आपके पास वही एक ALU इन दीज 4, तो अब कैसे चलेगा, तो इस पोजीशनिंग के बेसिस के ऊपर कोड वही है, आपकी परफॉर्मेंस को डबल पेनल्टी मिल गई। अगर वो 1 सेकंड में रन हो रहा था, अब वो 2 सेकंड में आपके पास रन होगा। तो इन दैट केस इफ दिस इज योर कोड, इट वुड बी बेटर टू लॉन्च इट लाइक this and you don't know कौन सा सेटअप आपके पास होना चाहिए, ये आप वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस किस्म के सिंपल केसेस में आप उसको प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। So, अब इस कोड को जरा देख लें। इस कोड में अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई इसमें भी हम ये वाला चला रहे हैं और आपने कोड इस तरीके से दे दिया, इधर पेनल्टी आपके पास है कि नहीं है, you are running 8 blocks और इफ एल्स स्टेटमेंट आपने वहां पे डलवा दिया, तो इज देयर अ पेनल्टी ओवर हियर, इधर नहीं है, नहीं है पेनल्टी, 16-1 है, ओके, क्योंकि वो वहां पे 16 ALUs है आपके पास, तो 16 ALUs का मतलब है कि भाई हर एक में आप एक थ्रेड को एक डेडिकेटेड ALU आपके पास आ गया। अब ये कोड पेनल्टी में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, पेनल्टी में आपके पास जब कन्वर्ट होगा
आ जाएगा 1,16. 1,16. ओके देन फिर आप यहाँ पे इधर करेंगे ये सारी की चीज़ें आपके पास चेंज होगी. z id x.x और 2 ये भी आपके पास इधर आ जाएगा. I think everything is going to be changed. Yeah. Is this a penalty now? Yes. Yes, sir. Now it's This is now a penalty. Okay. So it's you can't see that penalty because it's how the architecture is working. On a side note, there are actually two types of penalties. पहले penalty आपके पास ये वाली है. I hope it is clear. This penalty is because you are working on a shared concept. Okay? मैं इसके वो दूसरा वर्जन वापस करता हूँ, अनडू करता हूँ जिसमें पेनल्टी का टर्म आपके पास नहीं है, which is this one. No penalty here. The second penalty that is also important for practice, but I will not go into that much details over here. The second penalty is this. Okay. Again, it's linked to hardware. वो penalty आपके पास ये है कि जब आप किसी अरे के ऊपर, लेट्स सपोज मेरे पास ये अरे के साथ आप जाके कुछ यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, टिपिकल कोड आपके पास वो है और ये जिधर से भी आप उसको ला रहे हैं, तो मिसाल को देते तो खैर हार्ड कोडेड वैल्यूज है. सपोज मैं यहाँ पे इधर कहता हूँ कि भी मेरे पास यहाँ पे कोई सी अरे से आप कुछ चीज यहाँ पे प्लेस करवाना चाहते हैं. What happens is that from your GPU RAM, ठीक है, to the GPU registers, you have a GPU cache. Okay, and the logic is this कि जब आपके यहाँ पे let's suppose ये चार वैल्यूज कुछ वैल्यू फेच करना चाहते हैं, जैसे ये आपके पास चार ये हैं और ये सारे के सारे आपके पास चार ये फेच करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपके पास ठीक है ये सी की वैल्यू पड़ी है और यहाँ पे आपके पास ये अरे की वैल्यू पड़ी है. काइंड ऑफ लाइक व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर टेकिंग दीज and you are placing it in those locations, but it is done through the of course the GPU registers. It is kind of like a load and store operation. पहले लोड किया जा रहा है और फिर जाके स्टोर भी किया जा रहा है, लेकिन ये रजिस्टर्स के थ्रू आपके पास ये ऑपरेशन आपके पास हो रहा है और वो यहाँ पे आपके पास पड़ रहा है. ये जो फेचिंग इन्वॉल्व है, फेचिंग तो कि ये सी की वैल्यू डायरेक्टली इधर नहीं जा रही, इसी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है और फिर ये यहाँ पे आपके पास आ रही है. अब जरा इमेजिन करें, इफ यू हैव दीज 4 लोकेशंस, तो थिंक अबाउट दिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Are these 4 copies? Apparently so. 4 threads है और वो क्या कर रहे हैं, वो C की 4 वैल्यूज को अरे की 4 वैल्यूज पे जाके प्लेस कर रहे हैं. So 4 retrievals here, 4 retrievals here. What the GPU NVIDIA does is that they convert this into 1 and these are 4. ये ऐसा है जैसे आप लेट्स सपोज बाजार से पकोड़े लेना चाहते हैं ना और घर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे टी पार्टी करता हूँ तो फिर मैं जाऊँगा आपके लिए सेपरेट पकोड़ा लाऊंगा और इधर दूंगा, फिर कैफेटेरिया जाके आपके लिए सेपरेट पकोड़ा. ये इकोनॉमिकल नहीं है. इकोनॉमिकल ये होगा कि मैं लिफाफे में 8 पकोड़े ले आऊँ एक गो में और फिर इधर क्योंकि मैं आपके करीब हूँ एक आपको दे दूँ. ये पकोड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ऑप्टिमाइज तरीका है. अब ये जो 1 है ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप इफ स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल ना करें. ओके
तो ये 1 होगा। आपने इफ स्टेटमेंट्स को ले आया तो उसे क्या हो रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये जो 2 हैं, ये जो 2 हैं, ये तवक्को ये करें कि भाई मेरे पास बाजार से जो है ना 8 पकोड़े या 4 पकोड़े मेरे पास आ गए, उनमें से क्या हो रहा है, आपने 4 पकोड़े लाए, ठीक है, और उनमें से 2 जाया कर दिए, 2 आपने दे दिए, और आप फिर दोबारा जाएंगे 4 पकोड़े लेने के लिए। वो कहते कि ये क्या मजाक है, मैं नहीं मानता। ये ब्रेक हो गया, आपका सिस्टम ब्रेक हो गया। तो वो सिस्टम जब ब्रेक हो गया, तो अगर आपके पास वो जो स्प्लिटिंग आपके पास आ जाती है, तो वहां पे तो वो ALU की वजह से पेनल्टी आ रही है, यहाँ पे कैशे की वजह से पेनल्टी आती है, और वो कहते कि भाई ये मैं नहीं मानता। आप माइंड मेकअप कर दो, साफ सुथरी कोड लिखो। अगर आपने इस तरीके से करना है, और वो उसको जो है ना इंटरलीविंग कहते हैं, अगर इस किस्म की इंटरलीव टाइप की एग्जीक्यूशन आपके पास होती है, जो कि जाहिर बात है इफ एल्स स्टेटमेंट की वजह से आपके पास आ रहा है, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूंगा। So that means this penalty is actually bad than the other one, because this means कि 4 fetches आपके पास होंगे in terms of memory। वो रन तो शायद अगर आप उसमें करवा दें कि भी मेरे पास ये हो जाए, लेकिन आप फैचिंग क्या हो रही है, ये 1 फैच लाएगा, 1 देगा, 3 जाया, फिर 4 लाएगा, 1 देगा, 3 जाया। इसमें जाया होने का टाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो पेनल्टी मेमोरी की पेनल्टी आपके पास आती है। तो इफ एल्स को जो है ना, आपने कन्वीनियंस के तौर पे अगर आप उसको देखते हैं, तो कन्वीनियंस में तो आपके पास वो आ गया, कोडिंग आसान होती है, बिकॉज दिस इज हाउ यू थिंक। बट जब आप उसको परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो कन्वीनियंट नहीं, वो जीपीयू के लिए जहमत है, आपका कोड स्लो रन होगा मल्टीपल पेनल्टीज की वजह से। मैंने पेनल्टीज वैसे सारी डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो इन दैट रिगार्ड्स अगर मैं कहूं कि भाई नहीं, ये 1 लाइनर में करना है, दैट मीन्स ये तो गया, और मैं आपको कहूं कि भाई ये आपने सारा का सारा करना है विदाउट एनी पेनल्टी, कैन यू थिंक ऑफ अ पेनल्टी फ्री वेरिएशन ऑफ दिस? सर ये लॉजिक भी लगा दीजिए। जी सर ये एफ एल्स वाला भी थोड़ा गलत है जी, कैसे? थर्ड पोजीशन पर नहीं, इस लॉजिक से तरतीब दी थी आएगा, ये उधर हमें टू। अब वो मैंने रिवर्स कर दिया ना, ब्लॉक आईडी को मैंने रिवर्स कर दिया। नहीं, उसके अलावा भी लेट्स सपोज ब्लॉक आईडी 2 है, हाँ, तो वो तो फिर नीचे आएगा एल्स में। सो ब्लॉक आईडी अगर 2 है, तो आप इधर इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, Yes. ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से और एल्स में आएगा, एल्स में उसे 2 मॉडुलस 2 वो इधर आएगा, ठीक है। +1 और 3 तो इधर आपके पास क्या आने वाला है? 3 आएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि इधर क्या आपके पास आ रहा है? +1 हटा दो। +1 हटाना है। लेकिन जो जीरो भी वाला है, हो। सर इस कोड को हम 1 लाइन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक भी गलत है। पहले वाला गलत हो जाएगा। तो ये आप कह रहे हैं कि ये 3 बन जाएगा, यस। तो ये 1 हटाना है मेरे ख्याल में। सर ये 1 वाला भी 0 हो जाएगा। फिर पहले 1 वाला 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट। वन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 करेंगे, तो अब सही हो गया। ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा, अब इसको 1 लाइनर में कैसे करना है? ओके, विदाउट पेनल्टीज। फॉर दैट यू नीड टू think about making something different. Getting this right in the very first go is going to be not straightforward. आप कहेंगे कि भाई मैं खुद ही इस पे जब मैं काम करता था तो मैंने कई हफ्ते इस पे ज़ाया किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी। अब मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, आप लोगों की भी जब प्रैक्टिस होगी तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस अप्रोच को ज़रा देखें। पहली चीज़ है कि मुझे if else नहीं चाहिए। कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हो उसमें बीच में if else कहीं पे नहीं आता। ओके, अब हमने भी अगर उसी तरीके से देखना कि ये मेरा फॉर्मूला कहीं पे जाके मशीन लर्निंग लगन होगा तो मैं इसको लॉन्च कैसे करूँगा? आई वुड लाइक टू लॉन्च इट लाइक माई हेलो ऑन GPU एज n/2 n/2 and 1.
ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ 8 थ्रेड्स को जाके एंगेज करने वाला हूँ, ओनली 8 थ्रेड्स, ओके। एंड व्हाट आर दोज पोजीशंस? उन पोजीशंस तक पहुंचने के लिए आई ट्राई टू कॉपी पेस्ट दिस पार्ट ओवर हियर, log IDX को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? उसके डायमेंशन, ग्रिड डायमेंशन है। क्योंकि अभी अगर मैं देखूं तो मेरे पास पोजीशंस जो मेरे पास आ रही हैं वो 8 मेरे पास पोजीशंस ये वाली हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैं चाहता हूँ कि ये स्प्रेड हो जाए। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो फिर क्या होगा? तो स्प्रेड आ जाएगा आपके पास। Yes. So suppose I do this over here, 2 into this, so what is going to happen? ये अपनी जगह पे रहेगा, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। Okay? That 2 into spread is there. और उस साइड पे आप क्या करने वाले हैं? ठीक है, राइट साइड पे आपके पास क्या होगा? ये तो सही है। ये वापस कर देते हैं। ओके, व्हाट आर गोइंग टू बी द वैल्यूज? log IDX plus 1 कितने हैं? 1। 1 ही है ना? यस। तो उसके पास ये आपके पास आ जाएगा और ये अपनी जगह पे ठीक है। अब in this case, without the usage of any if-else statement, what you did was you Got it. removed one of the penalty. Yes. क्या इसमें वो कैशे वाली पेनल्टी होगी? कैशे की पेनल्टी होगी, उसका इलाज नहीं किया था। आपका फंडामेंटल काम ही है कि आप उसको इंटरलीव कर रहे हैं। जब इंटरलीविंग आएगी तो उसका मतलब है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ब्रोकन। हम जंप्स लगा रहे थे। वो जंप्स आपने लाए ना, तो जंप्स की वजह से जो है ना अब आपके पास आ गया। अब अगर ये आपको याद होगी, जंप्स हमने ये भी कहते हैं कि जंप्स इन इटसेल्फ आर नॉट गुड। ये तो आपके पास कंटीन्यूअस होते हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज कोई अरे पे आप काम कर रहे हैं जो कि इस तरीके से हो, ये बेहतर हो कि आप उसको ऐसे फॉलो करें और फिर ऐसे फॉलो करें और ऐसे करें और ऐसे करें, या आपके पास ये वाला बेहतर हो जिसमें आप उसको ये और ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड, ये अगर वो रो वाइज सेविंग कर रहा है तो इसको कहते हैं रो मेजर, रो मेजर रो कॉलम मेजर। और ये है आपके पास कॉलम मेजर। आपकी बात सही, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन आजकल के जो आर्किटेक्चर वो सारे रो मेजर हैं। तो अगर आप रो मेजर पे कॉलम मेजर चलाएंगे ना तो ब्रेक होगा, वो पेनल्टी है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। इधर आने के लिए आपको 1 2 3 4 फिर ये आ जाएगा, तो ये 0 है, ये 4 है। 4 तक आने के लिए आपने जो है ना वो 3 का आपने जंप मारा है, वो 3 का जंप का मतलब है कि आपके पास पेनल्टी आपके पास आ रही है। और एक्चुअली ये जो सेटअप है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इंतहाई ऑप्टिमाइज करवाया गया है। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है? अगर आप कहते हैं कि मैं इस लोकेशन के ऊपर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, एंड यू हैव this row and this column। अब रो मेजर कॉलम मेजर का क्या करेंगे? ये अगर रो मेजर है तो ये तो यानी ये ठीक है, ये पेनल्टी है, यानी एक मैट्रिक्स आपके पास पेनल्टी के तौर पे आपके पास उसको कंसिडर करवाया जाएगा। तो अब ये क्लासिकल प्रॉब्लम है। सीपीयू पे आप करें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जीपीयू पे आप इसको करें तो वो इसको ऐसे इस तरीके से एग्जीक्यूट उसको नहीं करवाते। वो यहाँ पे एक विंडो बनाते हैं, a window which looks something like this, same size window over here, ठीक है? This
window is the exact size of your cache. तो दैट मीन्स आपको हार्डवेयर का वो पता होना चाहिए। और एक लूप चलाते हैं कि वो लूप पर आपके पास इवेंचुअली इसको जैसे स्लाइडिंग विंडो आपके पास होता है, वो फिर ऐसे इस तरीके से आपके पास प्रोपेगेट होता है और वो आपके पास यहाँ पे आपके पास प्रोपेगेट होता है। क्योंकि अब उसमें क्या हुआ कि अगर आप वो चंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैं इस तरीके से फैचिंग करूं तो आप सोचें अगर वो कैशे का साइज के बराबर ना हो तो वो तो ज्यादा कॉपी करेगा, जाया हो रहा है। इट विल बी वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड इफ जो आप इस पूरे अरे को वैसे भी आप जाके फैच कर रहे हैं, ओके, आप उनको नॉट ऑल बट चंक्स में आप उनको फेच कर रहे हैं, चंक्स विच आर ऑफ साइज ऑफ एग्जैक्टली द सेम साइज ऑफ कैशे। तो आपके पास एनवीडिया के जो लेट्स सपोज उनका जो अपनी लाइब्रेरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज्ड। आप खुद ही करेंगे, आप इस कोड, इस सिंपल कोड में आप फंस जाओगे, क्योंकि अपेरेंटली अगर आप खुद ही करेंगे तो 3 फॉर लूप्स चाहिए, 3 फॉर लूप्स। If you do matrix multiplication, you need three loops. If you do it in an optimized way, they use 4 loops. But वो 4 loops का overall जो performance आपके पास है वो 3 loops से बेहतर आपके पास आता है। यानी loops ज़्यादा हो गए, लेकिन है कि उसकी रिजल्ट अभी भी वो 3 loops वाले से बेहतर आपके पास आ रही है। तो ये optimized कोड लिखने के लिए वो जब आप लाइब्रेरीज डिजाइन करेंगे, लाइब्रेरी में तो आपने एक बार ही आपने करना होगा ना, तो वो बड़े केयरफुली देखते हैं कि भाई मैं ऐसा कोड वहाँ पे डिजाइन कर दूं कि भाई वो उसमें पेनल्टी नाम की कोई चीज़ ही आपके पास से एग्जिस्ट ना करे। ओके, सो एनीवेज इफ लाइक दिस यू आर नॉट गोइंग टू यूज इफ एल्स, क्यों नहीं करना वो मैंने आपको थोड़ा बड़ा बता दिया। जी बेटा। सर अगर हम आपने 8-1 किया ना, अगर हम 16-1 से करें तो 16-1 पे वन लाइनर पे यस हाँ पता है एरे ब्लॉक आईडी डॉट एक्स वो इंडेक्सिंग के लिए और इक्वल टू 1-1 इनटू ब्लॉक आईडी डिवाइड बाय 2। तो ये ब्लॉक आईडी आपके पास आ जाएगा। यस ठीक है, और इधर क्या होगा? और ब्लॉक आईडी x डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इसकी ब्रैकेट में। ठीक है, 2 + 1 इनटू इनटू ब्लॉक आईडी डॉट x प्लस 1 ऐसे मॉडुलस 2 ब्रैकेट सही है। प्लस 1 इसके ऊपर ब्रैकेट में और इसको एग्जांपल भी ब्रैकेट में और ये बोल इस तरीके से होगा। तो पहले मैं इसकी बिहेवियर को देखूँ। Events. And then वो filter यहाँ पे adjust कर रहा हूँ inside the code. अच्छा, please note that doing something like this, ये filter उसने mathematically introduce करवाया है, multiply by 0, multiply by 1, just like weights. Okay, weight वाली भी ये कह सकते हैं, if weight is equal to 0, don't run this. वही मैं कह रहा हूँ कि भाई this is because machine learning के जो hardware होता है GPUs पे जो चलते हैं, वो वहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें वो नंबर्स के जरिए से वो कंट्रोल करने की कोशिश में, प्रोग्राम एल्गोरिथम्स के जरिए से नहीं, नंबर्स के जरिए से वो मैथमेटिकली कंट्रोल करते हैं। आई थिंक दिस इज इवन अ बेटर कोड देन माय वन, बिकॉज इसमें आपके पास कैशे की भी आपके पास पेनल्टी आपके पास मतलब सब कुछ आपके पास कंटीन्यूअस लोकेशन के ऊपर कुछ हो रहा है। ओके, अच्छा आगे जाते हैं और कितने रहते हैं ग्राफ में। इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा of how the thinking of the indices can go in a totally different way. चलिए ये वाला करते हैं, या मेरे पॉसिबली मेरा आखिरी सवाल सबसे मुश्किल वाला होगा। ये करें question number 12. So how many cores and how many microprocessors? 4 4 तो मैं 16 का फिगर तो आपके पास पहले तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास दूसरी चीज ये वाली वैल्यू है, ये क्या कर रहा है? 4 ब्लॉक्स
If you recall, this is the formula we did it in the last class. Yes. ठीक है? For 2D. हाँ, तो 2D. इसकी खैर अभी आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जब आपको ये नजर आए ना, तो इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? एवरीथिंग, ये 0 to 15 सब कुछ कवर करेगा। 0 to 15, तो मेरे पास ये वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 2 3 4 5 ऑल द वे टू 15, और उस पे हम जाके क्या प्लग इन करवा रहे हैं। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे इधर ही कुछ कर देता हूँ, तो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, every array position is going to be processed। और अब आप जाके उन पोजीशंस के ऊपर जाके ब्लॉक आईडीज मेरे पास क्या है? मेरे पास ब्लॉक आईडीज क्लियर हो गया? इक्विवेलेंस है। Yes. They are like this because we have how many blocks? 4 blocks. 4 blocks। और हर ब्लॉक में उसके चार- पॉइंट ऑफ व्यू से हर ब्लॉक में 4 थ्रेड्स हैं, तो उनके पास उनकी ब्लॉक आईडी आपके पास है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ब्लॉक आईडी x + 1, तो ये वैल्यू आपके पास के 0 to 3 के बजाय आपके पास 1 to 4 आपके पास आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 1 1, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास इनके ऊपर पोजीशंस आपके पास पड़ी होंगी, दैट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ आउटपुट में and so on and so forth. Okay, Yes. this will be the output. Last one, and then 2D GPU indices टाइम हमारे पास है, Mostly. बस खत्म करते हैं। ये सीक्वेंसिंग जरा उल्टा हो गया, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? रिवर्स इंडिसेस, पहली चीज फार्मूला नहीं, पहले थ्रेड्स काउंट कैसे करना है वो, क्योंकि उससे सारा पता चलता है। इफ यू डोंट टेल मी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड थ्रेड्स, आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका फार्मूला क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में आप यहाँ पे कितने ब्लॉक्स और कितने थ्रेड्स लॉन्च करना चाहते हैं? Blocks. 4 blocks भी हो सकते हैं, 4 threads भी हो सकते हैं. इधर 16 का फार्मूला आप यू गुड एट इट, आप जरा 16 का फार्मूला सोचेंगे, ठीक है ना? लेकिन मेरे नज़दीक तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट अप्रोच। ओके, क्योंकि यू वांट टू कीप थिंग्स अ लिटिल बिट सिंपल। अगर 4 4 होगा तो अब उसके बाद वही ऊपर वाली कहानी, मैं अगर सीक्वेंस देखूँ तो मेरे पास तो यहाँ पे 0, अच्छा प्लीज नोट, ये इंडेक्सेस क्या है? 0 3 2 1 3 2 1 0, ये एक ब्लॉक है. मेरी कौन सी, हाँ एक ब्लॉक के अंदर, तो मेरे पास थ्रेड आईडीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेरी थ्रेड आईडीज क्या होंगी? 0 1 2 3. 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3। ये वैल्यू रिवर्स कैसे होंगी? उल्टा सब 0 1 2 3 सर उसके साथ अगर +3 एक मॉडुलस हुआ अच्छा, यू आर सेइंग +3 ये आएगा, और मॉडुलस 4 करेंगे ये हो गया फिर ये आएगा, ठीक है? सो यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे 0 1 2 3, तो मेरे पास फार्मूला क्या आएगा? मेरे पास फार्मूला जो है वो इस तरीके से आएगा, Thread ID I need to minus- do this 4 minus thread ID x dot x minus 1. yes. Where do I get the value 4 from? नंबर ब्लॉक्स या वो इस केस में ब्लॉक डायमेंशंस भी आप यूज कर सकते हैं और ग्रिड डायमेंशन Grid भी dimension आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो इस केस में मैं इसको ब्लॉक डायमेंशंस अलॉन्ग x, ये मेरे पास फार्मूला होगा, तो उसको जाके इस्तेमाल करना है। बट ये एक पार्ट ऑफ द फार्मूला है, अरे here is equal to this, ये वैल्यू इन व्हाट वे? इधर आपके पास क्या आएगा? सेम एज बिफोर, थ्रेड आईडी block id x dot x into block dimension dot x plus thread id dot x, ठीक है? On that case आपके पास ये ऊपर वाला जो आउटपुट है वो आपके पास बन जाएगा।
नॉट वन बट टू फॉर्मूलाज यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कौन सी वैल्यू कहाँ पे प्लेस हो रही है, क्या वैल्यू प्लेस हो रही है और क्या स्ट्रक्चर है। आपने इन तीनों चीज़ों का आपने सोचना होगा। 16 का तो आपको कोई इलाज नहीं आया होगा, पता है 15 minus आप 16,1 कर रहे हैं। yes अच्छा अब बताएं 15 minus ये तो ब्लॉक आईडी डाटा x होगा हाँ 15 कौन सी साइड बता रहे हो? ठीक है 15 minus 15 माइनस yes अच्छा block ID x dot x modulus 4 -4 modulus 4 मॉडुलस ओके सो ये 15 है ना ये n भी हो सकता है n minus 1 आएगा हाँ लेकिन ये कि इट वुड बेटर कि इसको हार्ड कोड मत करें कोई भी वैल्यू को हार्ड फिर अभी तक कोड 16 हम बना रहे तो उसे हाँ तो अब मेरे पास ये क्या होना N चाहिए minus ये इसको ऐसे कर देते हैं कि ग्रेड अच्छा फॉर द मोमेंट मैं 15 करता हूँ बाद में फिर मैं इसको किस चीज़ से कन्वर्ट होऊंगा इसको मैं चेंज करूँगा इनटू ग्रेड डायमेंशन x इनटू लॉग डायमेंशन तो 16 आ गया Yes, -1 ठीक है तो आपका 15 की वैल्यू आपके पास इधर आ गई। अभी मैं 15 के साथ काउंटिंग करता हूँ। सो यू आर सेइंग 15 माइनस ब्लॉक आईडी 15 माइनस 0 Yes, 3 आएगा 15 माइनस 1 14 13 12 13 अच्छा ये पूरा का पूरा आप उसमें ब्लॉक ये 4 कर रहे हैं ना सो ब्लॉक आईडी 15 मॉडुलस 4 ये ब्लॉक आईडी प्लस 1 नहीं होना चाहिए। पहले मैं ब्लॉक आईडी लिख देता हूँ 0 1 2 3 सॉरी ये आप ब्रैकेट इस तरीके से प्लेस करेंगे मेरे ख्याल में Yes, इसलिए ऐसे Yes. तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई तो 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 या मॉडुलस 4 आप करेंगे 15 divided by 4 3 2 3 1 0 3 हो गया फिर अब ये आएगा Yes. 15 आपके लिए मैं आपको मैं फार्मूला कंसल्टेंट रखता हूँ। Nice. It's good. Everybody of you should be able to think of how you can assemble a formula from anything. ठीक है? बाज़ औक़ात बड़े टाइट लोकेशंस होते हैं वहाँ पे आप बन सकते हैं तो you should be able to come up with a way of how you can come up with a formula to use in that kind of scenarios. Yes. Okay? So I think that should be fine. ये जो 2D 2 3 4 ये मेरे ब्लॉक साइज में प्रोसेस बना हुआ है and when I do this threads ठीक है अब मैं इन पोजीशंस को जाके आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ब्लॉक आईडी x और x ठीक है ये मेरे ब्लॉक आईडी आ गया ये 4 वैल्यूज मेरे पास आ गए 0 1 2 3 मेरे पास ग्रिड डायमेंशंस अलोंग x क्या है ग्रिड डायमेंशन 1 ही आएगा यस सर Yes, sir. यस सर नहीं ब्लॉक आईडी 4 आएगा ओके मेरे कितने ब्लॉक्स हैं 4 4 तो ग्रिड तो डायमेंशन ब्लॉक्स x में है ना तो मेरे ग्रिड में कितने आ गए तो बस 4 की वैल्यू आपको मालूम है ये 4 4 4 4 अब अगर मैं जाके इधर वैल्यू लाता हूँ ब्लॉक आईडी x इनटू ग्रिड डायमेंशन x ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास ये वैल्यूज क्या आ गई 0 0 4 4 8 8 12 ये Four, ऊपर four 3 आएगा ना ऊपर 0 1 2 3 थैंक यू यस तो 12 और ये मेरे पास आ गया अब नोट करें ये कौन सी पोजीशन है ठीक है दैट मीन्स मैं वो पहले रो यानी पहले जो आपके पास कॉलम है उसके हर एक रो की पोजीशन तक मैं पहुंच चुका हूँ। अच्छा अब वहाँ पे आप जाके उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पे आप प्लेस कर रहे हैं दैट मीन्स मेरे पास अगर कोई अरे है तो मैं उसकी 0 4 8 और
12 की पोजीशंस तक मैं पहुंच चुका हूँ। वहाँ पे वैल्यूज क्या प्लेस करनी है, वहाँ पे आप प्लेस करना चाहते हैं ब्लॉक आईडी प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 1, जैसे हमने पहले किया है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक आईडी मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1 1 कर लेते हैं, तो ये मेरे पास 1 1 2 2 3 3 4 4। एंड चूंकि ये अरे है, ये उल्टा नहीं हो गया, वहाँ पे 1 1 चाहिए। तो मेरे पास 4 बाय 4 का एक अरे है, ठीक है, 4 बाय 4 का एक अरे है, और उसमें अगर मैं ये सीक्वेंस चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस किस्म का फॉर्मूला जाके डेवलप करना होगा, ओके। और what will the output of this is going to be this. Now this output over here, if you notice over here, 1 1 2 2 3 3 4 4, that is like this pushed horizontally. That means आप यहाँ पे कुछ चीज plug in करेंगे something over here, ताकि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वो पुश जो है वो आपके पास सही तरीके से आपके पास आ जाए। अगर आप ऐसे जनरली करना चाहते हैं वैसे वैसे यहाँ पे तो मेरे पास 4 4 3 3 2 2 1 1 है, the values are reversed, okay, but if you forget about the reverse for the moment, what value can I add over here to have that push? ठीक है, तो मेरे पास वो वैल्यूज पुश हो जाएंगे एक एक करके, जहाँ पे 0 हो तो 0 पुश, 1 पुश, 2 पुश, 3 पुश, उसी तरीके से आपके पास ये आ जाएगी। तो वर्किंग विद 2D इज द सेम, हम अभी भी 1D में ही सारा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप उसमें फिर मैन्यूवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बस वही लॉजिक आपने जाके अप्लाई करना है। बट एनीवे दिस इज आउट ऑफ कोर्स 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। आप 1D की प्रैक्टिस करें, बस वो आपके लिए काफी होगा। वी कैन फिनिश। Yes.